हेलो फ्रेंड, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की सेकेंड वीडियो में हम जिसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग बेसिक के बारे में, यानी यूनिट फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग बेसिक के बारे में। दूसरी चीज, अगर आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को यानी नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग की, तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? सी प्रोग्रामिंग कॉम्बिनेशन है किसका? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का। और सी लैंग्वेज का क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसके द्वारा क्रिएट की गई थी? डेनिस रिच्ची द्वारा, और 1972 में क्रिएट की गई थी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज आर सिस्टम प्रोग्रामिंग, जो सी प्रोग्रामिंग में होती है, जो लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। और जो हाई लेवल प्रोग्राम होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी जैसे जो लो लेवल है, लो लेवल जैसे सिस्टम प्रोग्रामिंग या कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इस तरह की चीजों को डिजाइन करने के लिए, या फिर कदे एंड्रॉइड हो गया, ओएस हो गया, इन सारी चीजों। एप्लीकेशन क्या होगा? जैसे जो भी कंप्यूटर सिस्टम में हम एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं उनके लिए हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हम करते हैं। इट इज बिकॉज सच ये लैंग्वेज क्या है? एक तरह का फ्लेक्सिबल है और इजी टू यूज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक तरह की फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और इजी टू यूज है। तो फीचर्स की बात करें तो ये बहुत तरह की फीचर्स को प्रोवाइड करती है। जैसे बात करें कि इंटरप्रेटर का बाद प्रोवाइड करती है, कंपाइलर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, ग्राफिक्स प्रोवाइड करती है, जनरल यूटिलाइजेशन को करती है, बहुत सारी चीजें हो गई। उसके बाद सी इज आल्सो यूज टू राइट द एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस में यूज किया जाता है, डेटाबेस को बनाने में यूज किया जाता है, कंपाइलर्स को बनाने में किया जाता है, वर्ड प्रोसेसर होता है, और स्पेयर शीट्स के में यूज किया जाता है। कह सकते हैं कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत जगह पे यूज किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम अपना देख लेते हैं सी का। सी का फर्स्ट प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले हमने include.studio.h लगाया, उसके बाद int main फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद printf डबल कोट्स के अंदर hello edu desire हो गया, उसके बाद रिटर्न 0 कर दिया और बंद कर दिया। हमारा पहला प्रोग्राम है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो आपको ये सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी, तो इनको हम अच्छी तरह से समझते हैं। अगर आप बेसिक जानते होंगे तब तो आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे इंक्लूड स्टूडियो क्या है, तो इंक्लूड स्टूडियो इंक्लूड किया जाता है एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज फंक्शन है, जिसके बारे में हम आगे और भी डीपली डिस्कस करेंगे। जब हम फंक्शंस की वीडियोस को देखेंगे तो वहां पे इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम देखेंगे। तो इनपुट आउटपुट मतलब include.studio.h का मतलब होता है एक तरह का इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन होती है जो कि सी में प्री बिल्ड है, मतलब पहले से बना के रखी गई है। अगर हमें यूजर से कोई भी इनपुट और आउटपुट लेना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि include.studio यानी इंक्लूड, उसके बाद एंकर में हम studio.h का यूज करते हैं। उसके बाद द printf जो फंक्शन है ये डिफाइन होता है studio.h में, मतलब जो studio.h यहाँ पे वहां पे उसमें क्या printf को डिफाइन करना। printf का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को ओवर द स्क्रीन प्रिंट कर दो, यानी डिस्प्ले कर दो। उसके बाद int main का मतलब क्या होता है? एक तरह का मेन फंक्शन होता है। इट इज ए इंटायर, जो भी एंट्री पॉइंट होता है एवरी प्रोग्राम, मतलब जो इंट मेन है यहां से हमारा प्रोग्राम क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। एक तरह का इंट मेन होता है, मेन फंक्शन होता है। जो भी हमारे एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मेन फंक्शन ही इंट मेन होता है इन सी लैंग्वेज। अब प्रिंटफ क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को ये भी प्रिंट करने के लिए, कंसोल के ऊपर प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। कंसोल मतलब कि जो भी जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट जहां पे शो होता है उसको हम कंसोल बोलते हैं। कंसोल के ऊपर जो भी वैल्यू प्रिंट होती है वो किसके हेल्प से होती है? प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या होता है? जो भी प्रिंटफ के अंदर वैल्यू लिखी रहती है वो प्रिंटफ क्या करता है? उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देता है। उसके बाद आती है रिटर्न। रिटर्न जीरो क्या है? रिटर्न जीरो क्या है? एक तरह का जीरो स्टेटमेंट है। ये क्या करता है? जो भी एग्जीक्यूशन स्टेटस है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, या कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द यूजर सक्सेसफुली, जो भी हमारा प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया फॉर 1। ठीक है, अगर जीरो है यहां पे रिटर्न जीरो है तो मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम था सक्सेसफुली रन हो गया। अगर रिटर्न 1 है तो वहां पे हमारा अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है। तो आगे हम बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर में पूछने की चांसेस हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या होता है।
ठीक है। तो ये सी प्रोग्राम के जो 6 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, लिंक क्या होता है, उसके बाद डिफिनेशंस क्या होती हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है और सब प्रोग्राम्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर जो 6 सेक्शंस होते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्रामर्स नेम, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम कह सकते हैं जो भी प्रोग्रामर है, यानी अगर आप किसी भी प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप प्रोग्राम किस लिए लिख रहे हैं, प्रोग्रामर, आपका नाम क्या है, आपकी आज की डेट क्या है, मतलब जब भी आप इस प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं उस दिन का नाम डाल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जनरली जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, किस बारे में प्रोग्राम है उसके बारे में कमेंट देना ही डॉक्यूमेंटेशन होता है। उसके बाद लिंक की बात आती है। लिंक क्या होता है कि एक प्री प्रोसेसर सेक्शन होता है। प्री प्रोसेसर मतलब प्रोग्राम से पहले एग्जीक्यूट होने वाला सेक्शन हो गया, जिसमें हम कंटेन करते हैं जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं उनको। मतलब अब प्रोग्राम हमारा जैसे इंट मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन से पहले हम लिंक को डिफाइन करते हैं। लिंक में क्या करता है, कंटेंट जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स इन द सेंस जैसे अभी हमने बात किया यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम में जैसे include.studio था, ये क्या था, हमारा हेडर फाइल था। ठीक है, उसी तरह से हेडर फाइल को इंक्लूड करने का काम करता है। यूज्ड इन द प्रोग्राम, इट इन्फॉर्म द सिस्टम लिंक टू हेडर फाइल। इस सिस्टम को इन्फॉर्म करता है कि जो भी हेडर फाइल हमने लिंक कर दिया है वो सिस्टम लाइब्रेरी से ली गई है। उसके बाद डिफिनेशंस आती है। डिफिनेशन क्या होती है, द डिफिनेशन सेक्शन कंप्राइज, डिफरेंस करता है डिफरेंट कांस्टेंट डिक्लेरेशन और यूनिक डिफाइन कीवर्ड। जो भी डिफाइन कीवर्ड हम करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जैसे इंट लिया, वाइड लिया, ये सारे क्या है, डिफिनेशन हो सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन देखो दो तरह के डिक्लेरेशन होता है, एक ग्लोबल होता है, दूसरा लोकल। पहले लोकल होता है, दूसरा ग्लोबल होता है। लोकल मतलब जब हम किसी सेक्शन के अंदर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो लोकल फंक्शन होता है या लोकल वेरिएबल होता है। अब ग्लोबल का मतलब वैसा वेरिएबल जिसको हम पूरा होल प्रोग्राम, पूरे एंटायर प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसको ग्लोबल आप जैसे ग्लोबल जानते हैं यार, दुनिया में सारी चीजें वही ग्लोबल हो गया। लोकल क्या हो गया, आपके लोग कहते हैं ना मैं यहाँ का लोकल हूं, तो मैं अब भैया लोकल क्यों, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हो, आपकी बस यहीं चलती है, लोग आपको यहीं जानते हैं, तो इसलिए आप लोकल। अब ग्लोबल क्या हो गया, जैसे एलॉन मस्क हो गए, भैया ग्लोबल में कौन नहीं जानता, इनको सब लोग जानते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की ग्लोबल, जिनको ग्लोबल में कहीं भी किसी से भी पूछ लो सब लोग बता दे, वो क्या होता है, ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। सिंपल भाषा में समझिए। मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी सी प्रोग्राम होता है स्टार्ट कहां से होता है, मेन फंक्शन से होता है। इट इज मैंडेटरी इंक्लूड मेन फंक्शन इन एवरी सी प्रोग्राम, और कंपलसरी है कि हर एक सी प्रोग्राम के अंदर आपको मेन फंक्शन को इंक्लूड करना है। अगर आप मेन फंक्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएंगे। उसके बाद सब प्रोग्राम्स होते हैं जो भी मेन प्रोग्राम के अदर जितनी भी लाइंस आप कोड होते हैं, या इंक्लूड आर यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर क्या करता है, यूजर भी तो फंक्शन बनाता है पहले से। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब यूजर आता है, भैया हमको 2 नंबर ऐड करना है, तो हमने ऐड के नाम से एक फंक्शन बना दिया, उसके नंबर जो भी वैल्यू, तो उसको क्या कहते हैं, सब प्रोग्राम्स। यानी जो भी प्रोग्राम के अलावा प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम सब प्रोग्राम्स के नाम से जाते हैं। फंक्शन द यूजर्स प्रोवाइड, मतलब जो फंक्शन यूजर प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं। दे कैन बी कंटेंट इनबिल्ड फंक्शन, ये इनबिल्ड फंक्शंस कंटेंट करता है। उसके बाद बात आती है कि अब एक प्रोग्राम हम देखते रहते हैं। प्रोग्राम क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है, टू प्रिंट द सम अप टू इंटीजर गिवन द यूजर, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। कि जैसे आपको देखा हमने कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या, उसके बाद एक्सप्लेन, मतलब एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सप्लेन करो। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको दे सकते हैं, मतलब कि टू फाइंड, हमको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 नंबर्स के सम को मतलब एडिशन करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है। वो दोनों नंबर कहां लेने, यूजर से। सम ऑफ 2 नंबर का एडिशन हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन की बात की थी, सम ऑफ 2 प्रोग्राम्स, एक कमेंट हो गया। उसके बाद include.studio, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। उसके बाद इंट मेन हमने फंक्शन बना लिया। उसके बाद हमने कुछ वैल्यू ले ली, इंट ए लिया, मतलब इंट का मतलब हो गया इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू का मतलब हो गया कि न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यू को
ठीक है, और उसके बाद सम ले लिया। अब हमने प्रिंटफ कर दिया। प्रिंटफ का मतलब प्रिंटफ क्या करता है, कंसोल के ऊपर प्रिंट करने का काम करता है। इंटर टू नंबर टू बी एडेड, कह रहा है कि 2 नंबर दे दो भैया हमको। अब इन 2 वैल्यू को हमने स्कैनअप की हेल्प से, स्कैनअप क्या करता है कि दोनों वैल्यू को क्या करता है कि स्टोर कर लेता है, जो भी यूजर देता है उसको ले लेता है। परसेंट डी मतलब 2 वैल्यू थी तो हमने %d लगा दिया, एड्रेस दे दिया, ए की वैल्यू यहां पे स्टोर कर दो, एड्रेस से बी की वैल्यू यहां पे स्टोर कर दो। फिर कैलकुलेट करेंगे सम, हमने अब यहां पे लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहां पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, मतलब जो भी यूजर ने ए और बी की वैल्यू दिया उनको सम कर दो। अब प्रिंट अप कर दिया %d प्लस %d इज इक्वल टू %d, मतलब इसके लिए %d, इसके लिए %d और यहाँ पे %d सम के लिए। अब इज इक्वल टू क्या कर देंगे ए बी और सम, अब रिटर्न कर देंगे 0, तो यहाँ पे क्या रिटर्न इंटीजर वैल्यू इन द सम। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट में सबसे पहले आपको ये चीजें दिखाएंगे, इंटर टू नंबर टू बी एडेड। तो हमने क्या किया, पहली वैल्यू 3 को दिया, दूसरी वैल्यू 5 को दिया, तो इसने क्या दिखा दिया 3 + 5 इज इक्वल टू 8, हमको आंसर मिल गया। अब बात आती है कि प्रोग्रामिंग में एरर के तरह के होते हैं। तो जो भी सिंटैक्स प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में एरर क्या होते हैं, जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, दीज एरर इज डिटेक्टेड आइदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंप्लीशन और एग्जीक्यूशन। जब भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीशन होता है, कह सकते हैं एग्जीक्यूशन होता है, जब एग्जीक्यूट प्रोग्राम होता है तब हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या है, एरर है। ऐसे आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, कहीं सेमीकोलन मिस हो गया, मान लो कहीं आपने सेमीकोलन को मिस कर दिया, मतलब आपने अगर प्रिंटअप लिया, ठीक है, हमने प्रिंटअप लिया, डबल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू पास की, यहां पे हमें सेमीकोलन लिखना था लेकिन इस सेमीकोलन को हमने मिस कर दिया। जब हम इस चीज को मिस कर दिए तब क्या होता है कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, पहले तो नहीं पता चलेगा, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तभी हमें पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर है। मतलब हम सही से पूरी चीजें नहीं लिखे हैं, एरर का मतलब गलती कर लो यार। फिर एरर कितनी तरह की होती है, सिंटैक्स एरर होता है, रन टाइम एरर होता है, लिंकर एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है और सिमेटिक एरर होता है। जनरली तरह से 5-6 तरह के एरर होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिंटैक्स एरर है और दूसरा लॉजिकल एरर है। 2 तरह की एरर आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। तो सिंटैक्स एरर के बारे में बात करूं, सिंटैक्स एरर आल्सो नोन एज ए कंप्लीशन एरर, मतलब इसको कंप्लीशन एरर भी के नाम से हम जानते हैं। दे आर अकर, ये अकर कब होता है, कंपाइलिंग टाइम पे, जब हमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब एक पता चलता है कि भैया हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स मतलब होता क्या है कि अक्षर कह सकते हैं। दीज एरर मेनली अकर ड्यू टू मिस्टेक व्हाइल द टाइपिंग व्हेन द प्रोग्रामर डज नॉट फॉलो द ग्रामर रूल। जब क्या करता है प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है, उससे मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, या कह सकते हैं जैसे हमने बताया प्रिंटअप हमने लिखा, प्रिंटअप में हमने क्या कर दिया, सेमीकोलन को मिस कर दिया, या कह सकते हैं प्रिंटअप की जगह हमने क्या कॉलन लगा दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया, तो वहां पे क्या हो गया, जब मिस्ड प्रिंटिंग हो जाती है किसके द्वारा, प्रोग्रामर के द्वारा, तो वहां पे सिंटैक्स एरर अकर होता है। सिंटैक्स एरर जैसे इफ यू वांट टू डिक्लेयर 2 वेरिएबल, अब हम 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इंटीजर ये है, ठीक है, ये तो करेक्ट फॉर्म में है, लेकिन अगर इंटीजर में हमने आई कैपिटल रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लो भैया यूजर, अब हमारा प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर रहा था जल्दी जल्दी, अब जल्दी जल्दी प्रोग्रामिंग करने में क्या किया उसने, जो भी आई स्मॉल होना चाहिए था उसने कैपिटल कर दिया, क्योंकि सी एक हमारे क्या सकते केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब अगर हमने कैपिटल एक्स और एक्स छोटा एक्स है तो दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी, दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, न कि एक्स के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरह के एरर्स होते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। इट्स विथ मिस्ड पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस मिस हो जाता है तो वहां पे कह सकते हैं कि इस सिंटैक्स एरर आ सकता है। डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विदाउट द डिक्लेयर, अगर हम बिना वैल्यू को डिक्लेयर किए ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब मान लो भैया हमने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम के अंदर हमने क्या कर दिया, ए है और बी है, ठीक है, अब हम ए और बी को हमने तो लिख दिया, ठीक है, मान लो तीसरा वेरिएबल सी को भी हमें ऐड करना है, लेकिन इस सी को हमने डिफाइन ही नहीं किया, यहां हम सी किए जा रहे हैं। तो जब पहले तो डिफाइन करो ना कि इंटीजर ए है, बी है, सी है, हमने सी को डिफाइन नहीं किया और यहाँ पे हम सी को ऐड कर रहे हैं, तो ये भी तो हो गया। उसके बाद सेमीकोलन को मिस करेंगे तब भी हो सकता है कि सिंटैक्स एरर आ जाए। अब आगे बात आती है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, जब हम लॉजिक प्रोग्राम के अंदर लॉजिक को बिल्ड करते हैं और उसमें हमसे मिस्टेक होती है तो उसको हम लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं। द लॉजिकल एरर इज एन एरर लीड अनडिजायर्ड आउटपुट, मतलब अनडिजायर्ड आउटपुट जब आता है तब हम इसको कह सकते हैं। दीज एरर प्रोड्यूस इनकरेक्ट आउटपुट,
क्या करता है इनकरेक्ट आउटपुट बट दे आर द एरर फ्री। एरर फ्री, इससे एरर नहीं आता है, लेकिन बस क्या होता है कि हमारा जो भी आउटपुट आता है वो क्या होता है, गलत आता है। नोन एज ए लॉजिकल एरर इज ए एक कैसे आकर होता है, दीज एरर मेनली डिपेंड अपॉन द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द डेवलपर। जो भी प्रोग्राम का डेवलपर है, मतलब प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है, प्रोग्रामर है, उसके लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लॉजिक को बिल्ड कर रहा है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, ठीक है, अब अगर प्रोग्रामिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ही हम देख लें, अब जैसे हमने इंटीजर लिया, इंटीजर में हमने a की वैल्यू 6 ले ली, b की वैल्यू 7 ले ली। अब हमने क्या करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, एवीजी के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया। अब c हमने किया a प्लस b कर दिया, अब डिवाइड बाय हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पे लॉजिक कहां से बिल्ड हुई है, अब प्रिंटअप हमने किया, वैल्यू को हमने प्रिंट किया। अब अगर मान लो कि a की वैल्यू हमने 10 लिया प्लस b की वैल्यू मान लो 20 लिया, तो 20 और डिवाइड बाय हमने 2 कर दिया। तो अब 10 अगर इसको हम परफॉर्म करें, 10 प्लस अब 2 कहां डिवाइड करेगा 10 को, तो इसको डिवाइड कर दिया 2, और यहां पे आंसर कितना आया हमारा 20, ठीक है। तो ये गलत आंसर है, डिजायर आंसर नहीं है। हमको तो ऑपरेशन दोनों के ऊपर परफॉर्म करना था, यानी यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाना मिस कर दिया। अब ब्रैकेट जब लगाएंगे तो 2 और 20 कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 हो जाएगा। अब हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर तो आना था 50, लेकिन आंसर आ रहा है 20। तो यही हमारा लॉजिकल एरर होता है, जहां पे हम लॉजिक बिल्ड, अब यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट नहीं, सिर्फ ऐसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो सिर्फ बी को डिवाइड करेगा, ए को नहीं करेगा। जब हम ब्रैकेट यहां पे मेंशन कर देंगे तब ये दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ये लॉजिकल एरर हो गया। अब उसके बाद हम बात करें कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड इन द प्रोग्राम दैट यू राइट एडिटर, मतलब जो भी प्रोग्राम क्या होता है यूजर द्वारा, यानी कह सकते हैं प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है, उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। जैसे एक कोड हमने लिखा है, ये हमारा क्या है, सोर्स कोड है। सोर्स कोड इज ए सी प्रोग्राम दैट राइट इन योर एडिटर एंड सेव विद द सी एक्सटेंशन, .c एक्सटेंशन के द्वारा हम सेव करते हैं। जो भी हम एडिटर में, जो भी हमारे प्रोग्राम एडिटर होते हैं, नोट जेएस हो गया या फिर बहुत सारे के एडिटर आज के डेट में चल रहे हैं, तो उनसे क्या करते हैं कि .c लगा के हमने जो भी एक्सटेंशन सेव किया है उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, मशीन कोड को या मशीन लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम सोर्स प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट यानी टारगेटेड प्रोग्राम कहते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ए आउटपुट कंपाइलर, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है कि एक आउटपुट होता है किसका, कंपाइलर का। आफ्टर द प्रोसेसिंग इट्स सोर्स कोड, सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट मिलता है उसी को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। द ऑब्जेक्ट कोड इज यूजुअली मशीन कोड, ठीक है, इसका मशीन कोड या इसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। विच इज कोड इज द अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के समझ में जो आता है। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द बाइनरी कोड भी कहते हैं। द आउटपुट इज ए लिंकर आफ्टर द प्रोड्यूस, जब क्या करता है लिंकर क्या करता है, 2 ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ता है, ठीक है। लिंकर क्या करता है, जब 2 ऑब्जेक्ट फाइल को जोड़ता है तो एक नई एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है, उसी को हम एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। ए मशीन कोड फाइल कैन बी इंटरमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल। जो मशीन कोड होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल होता है, और इट माइट रिक्वायर्ड थिंकिंग विद द ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। प्रोड्यूस करता है कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को, मतलब क्या करता है लिंकर हमारा क्या करता है, 2 ऑब्जेक्ट्स फाइल को कंप्लीट करके एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है, मतलब ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो सके, तो उसी को एग्जीक्यूटेबल कोड कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम में यू हैव सीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, हमने क्या किया है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में देखा ही अभी जस्ट। सो इट इज विल बी इजीली अंडरस्टैंड अदर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सी प्रोग्राम लैंग्वेज। और भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले होता है टोकन। टोकन क्या होता है, तो टोकन क्या होता है कि टोकन एक तरह का कह सकते हैं ग्रुप ऑफ आइडेंटिफायर, कांस्टेंट या स्ट्रिंग, लिटरल, सिंबल, इन सारे ग्रुप ऑफ सिंबल कह सकते हैं टोकन को। ए सी प्रोग्राम कंसिस्ट वेरियस टोकन। ए टोकन इज आइदर कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, एंड आइडेंटिफायर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ए स्ट्रिंग, लिटरल हो सकता है, या एक सिंबल हो सकता है, उसको टोकन हम कहते हैं। मतलब ऐसा जिससे हम किसी कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे ए हो गया, ए भी हमारा एक तरह टोकन है, बी हो गया आइडेंटिफायर, 10 हो गया आइडेंटिफायर भैया, प्लस हो गया आइडेंटिफायर, ये सारे क्या है हमारे एक तरह के आइडेंटिफायर है। सेमी कॉलन हो गया इन द सी प्रोग्राम, सेमी कॉलन इज ए स्टेटमेंट टर्मिनेटर।
जो सेमी कॉलन होता है वो क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या करता है कि ये सारे क्वेश्चन देखो 2 नंबर में पूछे जाने वाले हैं, पूछ सकते हैं नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन चांसेस है कि टोकन सेमी कॉलन ये सब पूछे तो छोटी छोटी टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा यार, क्या ही दिक्कत है देखने में, ठीक है। सी प्रोग्राम के अंदर क्या है कि सेमी कॉलन क्या होता है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है। जैसे कि हमने कोई भी लाइन लिखा और उसके बाद जब हम सेमी कॉलन लगाते हैं तो वहां पे हमारा क्या करता है कि सेमी कॉलन क्या करता है, इस लाइन को टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट मतलब कि ये लाइन पूरी तरह से अब कंप्लीट हो गई है, इस लाइन में कोई और नहीं हो, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। आगे अब उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट ऑफ हेलो वर्ड हो गया, अब यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगा दिया तो क्या हो गया कि भैया लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब इसमें दैट इज ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट बी इंडेड विद द सेमीकोलन, जितने भी इंडिविजुअल स्टेटमेंट होते हैं सेमीकोलन से इंडेड होता है, इट्स इंडिकेट द इंडेड ऑफ द लॉजिकल एंटिटी, ठीक है, बात खत्म। आगे अब हम बात करें कि ठीक है, आगे हम बात करें कमेंट का। सी के अंदर कमेंट क्या होते हैं, कमेंट देखो क्या होता है कि जैसे हेल्पिंग टेक्स्ट होता है, हेल्पिंग टेक्स्ट मतलब प्रोग्राम आपने किस लिए लिखा है, प्रोग्राम किस लिए लिख रहे हैं, या कोई लाइन है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, आप उसको किस लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए कमेंट लिखा जाता है। जैसे अगर मान लो आप बहुत ज्यादा 1000 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखे, ठीक है, मान लो कोई प्रोग्राम लिखे, आपने मान लिया कि डिजिटल वॉच बनाया है, ठीक है, 400 लाइन की आपने कोड लिखा है। अब आप जब उस कोड को कहीं इन द फ्यूचर 4 साल 5 साल 6 साल बाद खोले तो आपको किस तरह से समझ में आए, या फिर आपका प्रोग्राम अगर कोई और बंदा खोलता तो उसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या कहते हैं, हम कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं कि ये हेल्पिंग लाइन मतलब कहीं पे आपने 2 नंबर्स को ऐड किया है तो वहां पे हमने दिखा दिया। जैसे यहाँ पे कमेंट्स को देने के 2 तरह के होते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट होता है और इस तरह से हम सिंगल लाइन कमेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। माई फर्स्ट प्रोग्राम, अब यहाँ देखो माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, अब ये कमेंट हो गया माई, अब इसके नीचे हमने क्या कर लिया कि सी प्रोग्राम, पहला अपना सी प्रोग्राम लिख दिया तो क्या हो गया, माई से प्रोग्राम हो गया। अब उसके अंदर अगर हम कोई नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हम वहां पे दिखाएंगे ऐड 2 नंबर, ठीक है। इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी मतलब अंडरस्टैंडेबिलिटी बनती, मतलब कि प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाता है किसी भी बंदे को, आप हो या ना हो, आपको तो आपका प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, लेकिन दूसरा बंदा जब खोलेगा ना तो उसको नहीं समझ में आएगा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, देखो आइडेंटिफायर इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पूछने के चांसेस 100% है। तो इस सी आइडेंटिफायर इज ए नेम यूज टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल, ठीक है, किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना या आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर ए वेरिएबल फंक्शन और मेनी अदर यूजर्स टर्म्स, मतलब जितने भी यूजर टर्म्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना ही आइडेंटिफायर होता है। एंड आइडेंटिफायर स्टार्ट विद द लेटर, आइडेंटिफायर स्टार्ट किससे होता है, ए से जेड हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है, या स्मॉल में ए से जेड हो सकता है, या अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या 0 और मोर लिटरल अंडर स्कोर और डिजिट यानी 0 से 9 तक के डिजिट से हो सकता है। सी डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर, ये पंक्चुएशन कैरेक्टर को नहीं करता, जैसे एज हो गया, डॉलर साइन हो गया और परसेंट हो गया, इस तरह के आइडेंटिफायर को नहीं अलाउ करता है। यहाँ पे कह रहा है कि जो सी है एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हमने बताया कि यक्स और यक्स 2 डिफरेंट वेरिएबल है, अगर यक्स की वैल्यू ये बड़ा यक्स और छोटा यक्स दोनों अलग अलग वेरिएबल है आइडेंटिफायर में। उसके बाद कीवर्ड आता है, कीवर्ड क्या होता है प्रोग्रामिंग में, तो कीवर्ड देख लेते हैं सी प्रोग्रामिंग में। ऐसे जो द फॉलोइंग लिस्ट, कुछ लिस्ट है यहाँ पे रिजर्व्ड वर्ड है, ठीक है, मतलब रिजर्व है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे ऑटो हो गया, एल्स हो गया, लॉन्ग हो गया, स्विच हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जो टाइप ऑफ हो गया, केस हो गया, कैरेक्टर, ये रिजर्व फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सॉरी, ठीक। आगे हम बात करें कि जैसे व्हाइट स्पेस इन सी, व्हाइट स्पेस में क्या होता है, व्हाइट स्पेस का मतलब कि जैसे हमने कोई प्रोग्राम लिखा, अगर हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा और इसके बीच में मल्टीपल व्हाइट स्पेस दे दिए, मतलब स्पेस देके फिर अगला लेटर याद लिखे, तो उसको क्या कर देता है कि जो भी सी प्रोग्राम होता है उसको वो इग्नोर करता है। कंपाइलर टोटली इग्नोर इट, कंपाइलर क्या करता है, इसको टोटली इग्नोर कर देता है। व्हाइट स्पेस इन द लाइन कंटेंट व्हाइट स्पेस पॉसिबल द कमेंट इन द नोन एज ए ब्लैंक लाइन, उसको ब्लैंक लाइन के नाम से भी जानते हैं। वेरिएबल आ गया, तो वेरिएबल इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द, आपके इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल, जो 100% पूछी जाने। वेरिएबल इन सी, सी के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होता है, नेम होता है किसका, मेमोरी लोकेशन का। इट इज स्टोर डेटा, ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज एंड
कैन बी रीयूज मेनी टाइम। इसकी वैल्यू जो भी वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं और बहुत टाइम पे, मतलब एक ही वैल्यू को हम बार बार भी यूज कर सकते हैं। अब रूल आप डिफाइनिंग वेरिएबल, वेरिएबल को डिफाइन करने के क्या रूल्स होते हैं। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। मतलब स्टार्ट में किसी भी वेरिएबल को, मतलब या तो अल्फाबेट हो जाए, ए हो जाए, या जीरो से स्टार्ट कर लिए, या अंडरस्कोर से। इसके अलावा कोई और पार्ट नहीं होना चाहिए कि वेरिएबल को हम डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट अल्फाबेट अंडरस्कोर ओनली, ठीक है, वही चीज हो गया। इट्स कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, ठीक है, ये डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होता है। मतलब एक जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर अल्फाबेट आ सकता है, डिजिट आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, लेकिन एक वेरिएबल क्या हो सकता है, डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता है, यानी ए जीरो, हम ऐसे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। नो वाइड स्पेस इन अलाउ, ठीक है, इसमें स्पेस अलाउ नहीं होता है वेरिएबल को डिफाइन करते समय, ठीक है। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड कीवर्ड। अब जैसे क्या हो गया कि हम किसी वेरिएबल को बना रहे हैं और वो पहले से रिजर्व वर्ड, अब जैसे इंट हो गया, फ्लोट, अब इस नाम का कोई भी वेरिएबल हम नहीं बना सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो सी प्रोग्राम है या कंपाइलर हमारा पहले से जानता है कि ये सारे रिजर्व कीवर्ड है। मतलब पहले से प्रोग्रामिंग, आपके कीवर्ड को नहीं लेंगे सब, और प्रोग्राम में एरर आएगा बार बार, ठीक है। तो ये हो गया कि रिजर्व कीवर्ड के बारे में, मतलब कि जो भी रिजर्व कीवर्ड है उसको हम यूज नहीं कर सकते। अब टाइप ऑफ सी वेरिएबल, मतलब टाइप ऑफ वेरिएबल कितने तरह के होता है, तो सबसे पहले हम दो तरह के वेरिएबल के बारे में जो मेन तरह से होते हैं, एक ग्लोबल होता है, दूसरा ग्लोबल होता है, ठीक है। इसमें और भी है, स्टैटिक है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है, और एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। जनरली तौर पर पूछे जाने वाले दो ही होते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, और ज्यादातर यूज भी यही किए जाते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो डिक्लेयर होता है इनसाइड द फंक्शन और ए ब्लॉक। कॉल क्या होता है, उसको हम कहते हैं एक लोकल वेरिएबल। जो क्या होता है, किसी फंक्शन या किसी ब्लॉक के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पे वाइड एक तरह का क्या है, फंक्शन हो गया, फंक्शन 1 हमने बना दिया, अब इसके अंदर इंट इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो इंट जो 10 है वो क्या हो गया, लोकल वेरिएबल होगा, वो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज किया जाएगा। अब उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल, ए वेरिएबल दैट डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक। अब एक किसी फंक्शन के आउटसाइड, बाहर, या किसी भी ब्लॉक के बाहर यूज डिफाइन किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है, तो उसको ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जैसे यहां क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू हमने 10 लिया, 20 लिया, तो 20 क्या है, एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन हमारा क्या है, यहां से यहां तक हमारा फंक्शन चल रहा है, 3 लाइन का हमारा फंक्शन है, उसके ऊपर हमने क्या किया, वैल्यू 10, तो वैल्यू 10 जो 20 है ग्लोबल वेरिएबल हो गई, और अंदर जो है वो लोकल वेरिएबल हो गई। अब आती है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल दैट डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया जाता है उसको स्टैटिक वेरिएबल करते हैं। इट्स रिटर्न इट्स वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शंस का, ये मल्टीपल फंक्शन काल के बीच में यूज किया जा सकता है। जैसे वाइड फंक्शन हो गया, अब यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, अब यहाँ पे स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 10, तो ये हमारा क्या होगा, स्टैटिक, मतलब जहां पे स्टैटिक का यूज करके किया जाता है उसको हम कहते हैं, हमारा क्या है कि स्टैटिक कीवर्ड होता है, यानी स्टैटिक वेरिएबल होगा। जैसे x इज इक्वल टू x प्लस 1 कर दिया, y इज इक्वल टू y प्लस 1 कर दिया, मतलब x की वैल्यू में 1 जोड़ दो, y की वैल्यू भी 1 जोड़ दो, तो 10 और 20 मिला क्या, दोनों वैल्यू क्या आएगी, हमारा जो भी आउटपुट होगा दोनों का क्या आएगा, प्रिंटअप 11 और 11 आएगा, ठीक है। अब ऑटोमेटिक वेरिएबल के बारे में देख लेते हैं कि ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है। अब ऑटोमेटिक वेरिएबल के बारे में अगर बात करें, द वेरिएबल इन सी दैट आर डिफाइंड इनसाइड द ब्लॉक, जो क्या होता है कि किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन होता है, आर ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफॉल्ट। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है, ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। वी कैन एक्सप्लेन डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटो कीवर्ड, इसका ऑटो कीवर्ड का यूज किया जा सकता है। जैसे वाइड फंक्शन हो गया हमारा, ठीक है, वाइड फंक्शन, वाइड मेन फंक्शन हो गया, उसके बाद हमने इंट x इज इक्वल टू 10 लगा, लोकल वेरिएबल हो गया, ऑटो आल्सो ऑटोमेटिक होगा। ये आल्सो ऑटोमेटिक होगा क्योंकि अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते हैं, इंट x इज इक्वल टू 10 लगते हो, ऑटोमेटिक ले लेगा, या फिर हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं ऑटो इंट इज इक्वल टू y, तो ऑटोमेटिक वेरिएबल हो। उसके बाद एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, देखो एग्जांपल है साथ में, आप जब इन सारे प्रोग्राम को लिखेंगे, मतलब अगर आपको पूछता है वेरिएबल क्या है, वेरिएबल के टाइप्स क्या है, जब आप ये लिखते हैं लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, ऑटोमेटिक या एक्सटर्नल वेरिएबल, तो इनके साथ आप एक एग्जांपल देंगे ना,
तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस है। उसके बाद एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, वी कैन शेयर वेरिएबल इन द मल्टीपल सी सोर्स फाइल। क्या करते हैं, जब हम शेयर करते हैं जो भी वेरिएबल होते हैं मल्टीपल सीट्स सी सोर्स फाइल बाय यूजिंग द एक्सटर्नल वेरिएबल टू डिक्लेयर द एक्सटर्नल वेरिएबल यू नीड टू एक्सटर्नल कीवर्ड। जब हम एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं, ये आल्सो एक तरह का ग्लोबल फंक्शन होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं डेटा टाइप। ये भी देखो क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है। डेटा टाइप, वेरिएबल और डेटा टाइप दोनों में से एक क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या हो सकता है दोनों भी पूछ ले। ठीक है, ये डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये क्या होता है, एक टाइप होता है किसका, वेरिएबल का होता है, जो स्टोर क्या करता है कि इंटीजर, फ्लोटिंग और कैरेक्टर, मतलब वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर बात करें कुछ बेसिक्स डेटा टाइप, जैसे बेसिक डेटा टाइप के बारे में बात करें तो दे आर अर्थमेटिक टाइप्स, दे आर द फर्दर क्लासिफाई इनटू द इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट। एक तरह के अर्थमेटिक, जो बेसिक डेटा टाइप होता है एक तरह का अर्थमेटिक डेटा टाइप होता है, जिसको दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला भाग है इंटीजर टाइप और दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे इंटीजर हो गया, इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। इंट क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को, कैर क्या दिखाता है, कैरेक्टर को दिखाता है। फ्लोट पॉइंट क्या होती है कि जो दशमलव में होता है, डेसिमल पॉइंट्स, उनको डिनोट करता है। और जो हमारा डबल्स होते हैं यानी लार्ज होने चाहिए, डेसिमल में लार्ज होने चाहिए। फिर ड्राइव डेटा स्ट्रक्चर होता है। ड्राइव डेटा स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, पॉइंटर टाइप्स होते हैं, एरे टाइप्स होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर टाइप्स होते हैं, यूनियन टाइप्स होते हैं और फंक्शन टाइप्स होते हैं ड्राइव। और इन्यूमरेशन डेटा टाइप क्या होता है, एक तरह का अर्थमेटिक टाइप होता है, लेकिन जो यूज किया जाता है वेरिएबल कैन असाइन द सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर वेरिएबल को। ठीक है, इसको ई नम के नाम से डिक्लेयर हम लोग करते हैं। उसके बाद वाइड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वाइड डेटा टाइप क्या है, स्पेसिफाई द वाइड इंडिकेट्स दैट नो वैल्यू इज अवेलेबल, जहां पे वैल्यू कोई अवेलेबल नहीं तो वाइड फंक्शन के द्वारा इसको कॉल किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लेट्स सी द बेसिक, यहाँ पे कर रहा है कि डेटा टाइप की साइज हो गई, द साइज इज गिवन अकॉर्डिंग टू 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो तरह के होते हैं, एक 64 बिट आर्किटेक्चर होता है, एक 32 होता है। ठीक है, उससे भी एडवांस होते हैं, लेकिन अगर हम 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से देखें तब इंटीजर टाइप में, तो देखो इंटीजर टाइप सबसे पहले है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, बेसिक डेटा टाइप पढ़ा था, जिसमें क्या है था, इंटीजर था, फ्लोट था। तो अब आते हैं इंटीजर टाइप डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, दे फॉलोइंग द प्रोवाइड कुछ स्टैंडर्ड इंटीजर आउटपुट। जैसे कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर जो क्या करता है, मेमोरी साइज 1 बाइट मेमोरी साइज को कंज्यूम करता है, जिसकी रेंज -128 से लेके 127 तक होती है। उसके बाद अब इसमें क्या हो गया, साइंड कैर हो गया, अनसाइंड कैर हो गया। ठीक है, कैरेक्टर में देखो कैरेक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं। कैरेक्टर, फिर पहले तो कैरेक्टर होगा, दूसरा साइन और अनसाइन कैरेक्टर होगा। अब कैरेक्टर जो साइन होता है ये भी 1 बाइट 128 से 127 तक। अनसाइन क्या होता है, 1 बाइट वैल्यू लेगा, 0 से 255 तक लेता है। ठीक है, 255 तक। उसके बाद इंटीजर आता है, इंटीजर 2 बाइट्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, इसकी रेंज कुछ इस तरह से होती है। उसके बाद साइन इंटीजर आती है, इसकी भी रेंज वही है, 2 बाइट से भी कंज्यूम करता है। अनसाइन आता है, वो भी इतना लेता है। अब साइन शॉर्ट इंटीजर आता है। ठीक है, साइन शॉर्ट इंटीजर क्या करता है, ये भी 2 बाइट्स को कंज्यूम करता है। अनसाइन शॉर्ट इंटीजर आता है, ये भी 2 बाइट्स को कंज्यूम करता है। इसकी रेंज कुछ इस तरह से, रेंज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर साइन लॉन्ग इंटीजर होता है। मतलब यहां तो देखो सबसे पहले क्या था, इंटीजर था, साइन इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, उसके बाद साइन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइन शॉर्ट इंटीजर, उसके बाद साइन लॉन्ग इंटीजर, उसके बाद अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। अब लॉन्ग इंटीजर क्या करते हैं, 4 बाइट को कंज्यूम करते हैं, मतलब मेमोरी के अंदर स्पेस 4 बाइट लेते हैं। अब उसके बाद आती है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं, जैसे फ्लोट होता है, फ्लोट की ये 4 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है। उसके बाद इसकी रेंज 1.2 ई से लेके 3.4 प्लस 38 तक होती है। उसके बाद डबल होता है। डबल क्या करता है कि इसकी साइज है ज्यादा, तो ये ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करता है, 8 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है। उसके बाद लॉन्ग डबल आता है। लॉन्ग डबल क्या करता है, 10 बाइट मेमोरी को कंज्यूम करता है। उसके बाद आ गया द वाइड टाइप हो गया। वाइड टाइप के अंदर क्या होता है, फंक्शंस रिटर्न वाइड होते हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट वाइड होते हैं, पॉइंटर वाइड होते हैं। अब बात आती है स्टोरेज क्लास की। देखो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज क्लास क्या होते हैं, स्टोरेज क्लास इन सी यूज टू लाइफ टाइम विजिबिलिटी। ठीक है, लाइफ टाइम विजिबिलिटी मतलब कह सकते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम जिसकी अवेलेबल होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू वेरिएबल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज कलर। जैसे ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल हो गया, स्टैटिक हो गया, रजिस्टर, मतलब जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं
उसको हम कहते हैं कि स्टोरेज क्लास, ठीक है, स्टोर करने के लिए। अब जैसे क्या हो गया कि ऑटो फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिक यानी ऑटो, ठीक है, ऑटो क्या स्टोरेज प्लस प्लेस क्या करता है, ये जो भी वैल्यू होती है मेमोरी के अंदर और रैम यानी मेन मेमोरी के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। और लोकल स्कोप होता है, इसका स्कोप क्या होता है, लोकल, यानी कह सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे स्टोरेज सी इन द यूज डिटरमाइन द लाइफ टाइम विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब स्कोप होता है, ठीक है। स्कोप क्या है, मेमोरी लोकेशन के अंदर, मतलब मेमोरी लोकेशन के अंदर इसका स्कोप कहाँ है, इनिशियली वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो विद इन द फंक्शन, ये फंक्शन के साथ में यूज किया जाता है लाइफ टाइम तक, ठीक है। उसके बाद जो स्टोरेज क्लास एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का कीवर्ड क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। ये भी स्टोरेज प्लेस क्या है, रैम के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। वैल्यू इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, और इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है। टिल द इन द मेन प्रोग्राम, जब मेन प्रोग्राम एंड होता है, मे बी डिक्लेयर एनीवेयर, मेन प्रोग्राम के एंड से पहले कहीं भी क्या करता है प्रोग्राम डिक्लेयर कर लेते हैं एक्सटर्न को। स्टैटिक क्या होता है, ये भी रैम के अंदर वैल्यू को स्टोर करता है, उसके बाद इसकी भी वेरिएबल इस इनिशियली वैल्यू 0 है। ये भी क्या करता है, मेन फंक्शन रिटर्न वैल्यू बिटवीन द मेन फंक्शन और रिटर्न वैल्यू के बीच में क्या करता है कि यूज किया जाता है। रजिस्टर क्या होता है, इसको रजिस्टर्स के नाम से गार्बेज वैल्यू को प्रिंट करता है, उसके बाद लोकल विद इन द फंक्शन के साथ यूज किया जाता है। अब आगे बात करें इसके बारे में अच्छी तरह से। दो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है, दो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है कि ऑटोमेटिक वेरिएबल आर एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट रन टाइम। जब क्या करते हैं हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं मेमोरी के अंदर, जबकि कोई भी वेरिएबल ऑटोमेटिक एलोकेट हो जाए मेमोरी के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के नाम से जानते हैं। द विजिबिलिटी ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल, जो इसकी विजिबिलिटी यानी स्कोप है, ठीक है, स्कोप ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच देयर आर डिफाइंड। जहां ये डिफाइन होता है वहां पे इसकी लिमिटेड ब्लॉक होते हैं, या कह सकते हैं कि लोकल वेरिएबल होता है ना एक तरह का। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन द ऑटोमेटिक वेरिएबल इज ऑटो। ऑटो से यूज करते हैं इस कीवर्ड को। एवरी लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक इन सी बाय डिफॉल्ट। क्या होता है, जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं सी के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही होते हैं। जैसे क्या हो गया, अब हमारा क्या हो गया, इंक्लूड स्टूडियो.h, इंट मेन हमने फंक्शन बनाया, उसके बाद हमारा क्या होगा, इंट ए, ये हमारा क्या ऑटो फंक्शन हो गया। अब कैरेक्टर हमने बी लिया, फ्लोट सी लिया, अब हमने प्रिंट कर दिया ए बी सी की जो भी वैल्यू उनको हमने प्रिंट कर दिया। रिटर्न 0 किया तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, गार्बेज गार्बेज गार्बेज, क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही नहीं पास की ना यहाँ पे। कोई वैल्यू, जब हम कोई वैल्यू को पास करते हैं तो वैल्यू हमारे प्रिंट होती है, जो इनिशियल वैल्यू है वो गार्बेज है, ठीक है। अब उसके बाद स्टैटिक स्टोरेज क्लास आता है। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास क्या होता है कि द वेरिएबल डिफाइंड एज स्टैटिक स्पेसिफायर कैन होल्ड दियर वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन, जो क्या करता है कि अपनी वैल्यू को मल्टीपल फंक्शंस के बीच में होल्ड करता है, उसको हम स्टैटिक वेरिएबल के नाम से जानते हैं। जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसकी विजिबिलिटी यानी स्कोप ओनली द फंक्शन और द ब्लॉक, जो भी फंक्शन या ब्लॉक होते हैं वहीं तक होती है, इन विच देयर आर डिफाइंड, जहां पे वो डिफाइन होते हैं उसके अंदर ही होती है। ये सेम स्टैटिक वेरिएबल कैन डिफाइन मेनी टाइम, एक स्टैटिक वेरिएबल होता है उसको हम मेनी टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं। कैन बी असाइंड एट ओनली वन टाइम, लेकिन असाइन सिर्फ एक ही बार करेंगे। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल इज स्टैटिक, ठीक है। जो कीवर्ड इसको है डिक्लेयर करने का वो स्टैटिक का यूज किया जाता है। अब आगे बात करें, जैसे include.studio.h हो गया, वाइड सम हो गया, स्टैटिक a इज इक्वल टू 10 हो गया, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 हो गया। तो प्रिंटअप जब हम करेंगे %d और तो यहाँ पे a और b की वैल्यू को प्रिंट करा है। अब कह रहा है कि a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, b की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, यानी 10 को 11 कर दो और जो 24 है उसको 25 कर दो, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे एक स्टैटिक इंटीजर बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद वाइड मेन हमने बनाया, वाइड मेन के अंदर इंट आई लिखा, अब उसके बाद फॉर लूप एक लगाया, उसके बाद सम किया हमने इन दोनों का। जब सम किया, देखो सम किया तो अब देखोगे यहाँ पे कैसे 10 का 24 था, 10 का हमने 11 किया, फिर 25 हो गया, यहाँ पे फिर 12 किया, फिर 26 हो गया। यहाँ पे वैल्यू हमने एक बार और इंक्रीमेंट किया है, कब तक चलाना है इस लूप को, 3 बार चलाना है, यहाँ पे फॉर लूप में हमने डिफाइन कर लिया है। उसके बाद क्या हो गया, रजिस्टर स्टोरेज क्लास हो गया। तो द वेरिएबल डिफाइन एज ए रजिस्टर इज एलोकेट the memory in the CPU register depending upon the size of the memory remaining CPU। देखो इस मतलब का क्या होता है, रजिस्टर स्टोरेज का मतलब क्या है कि एक रजिस्टर क्या होता है, एलोकेट होता है मेमोरी के अंदर, जो क्या करता है CPU एलोकेट करता है। CPU एलोकेट करने में अगर मान लो
सीपीयू में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और सीपीयू के अंदर बहुत कम जगह है और जो जगह बची रहेगी वही रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, वही डिपेंडिंग वेरिएबल को एलोकेट होता है। जो भी डिपेंडिंग वेरिएबल है सिर्फ उसको उतना ही एलोकेट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें द एक्सेस टाइम रजिस्टर वेरिएबल इज फास्ट देन ऑटोमेटिक, और ये रजिस्टर वेरिएबल ना बहुत ज्यादा फास्ट होता है और बहुत तेजी से वर्क करता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो जुड़ा सीपीयू से, जो सीपीयू से जुड़ा है वो काम तेज करेगा, ठीक है। द इनिशियली वेरिएबल दो जो इनिशियली डिफॉल्ट वैल्यू है रजिस्टर है लोकल वेरिएबल है वो 0 होते हैं। द वी कैन स्टोर पॉइंटर द रजिस्टर, हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं पॉइंटर इन द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर हम पॉइंटर को स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पीछे अभी देखेंगे और चौथी या पांचवी यूनिट के अंदर, ठीक है। द रजिस्टर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, रजिस्टर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने का काम करता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी बाद में। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर हम इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हो गया इंट, अब यहाँ पे हमने रजिस्टर फंक्शन एक बनाया किसे, इंट ए के नाम से। अब वैल्यू ऑफ ए इज 0, अब वैल्यू ए की क्या है 0 हो गए, तो प्रिंट करेंगे ए तो भैया आउटपुट 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास हो गई। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में क्या है कि द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास इज यूज्ड टू टेल, ये क्या करता है कि जो भी बताता है, टेल्स इज यूज्ड टू टेल द कंपाइलर, एक कंपाइलर से बताता है कि दैट आर वेरिएबल डिफाइन एज द एक्सटर्नल डिक्लेयर एंड द एक्सटर्नल लिंकेज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये क्या करता है, प्रोग्राम में कहीं भी एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज हम कर सकते हैं। द वेरिएबल डिक्लेयर एक्सटर्न कीवर्ड्स के साथ क्या करता है, होता है। द वेरिएबल डिक्लेयर एक्सटर्न आर नॉट एलोकेट एनी मेमोरी, एक्सटर्न क्या करता है, किसी भी मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है। द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इज एक्सटर्नल इंटीग्रल टाइप इज 0 अदरवाइज नल, ये क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 को प्रिंट करेगा, अदरवाइज क्या कर देता है, नल को प्रिंट करता है, नल भी 0 हो गया। उसके बाद वी कैन ओनली इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल, हम केवल इनिशियलाइज करते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल को ग्लोबली। वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन एनी ब्लॉक, कह रहा है कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है, इसको हम क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर नहीं डिक्लेयर करते, बल्कि इसको हम ग्लोबल तरह पे डिक्लेयर करते हैं, मतलब फंक्शन और ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो सके। उसके बाद एन एक्सटर्नल वेरिएबल कैन बी डिफाइन एज द मेनी टाइम, इसको मेनी टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं ओनली वन टाइम, लेकिन इनिशियलाइज ओनली वन टाइम करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज को। एग्जांपल जैसे इंक्लूड डॉट स्टूडियो हो गया, इंट ए इक्वल हो गया, उसके बाद मेन फंक्शन हो गया। अब देखो मेन फंक्शन ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया एक्सटर्न ए, अब ठीक है, यहाँ पे हो गया प्रिंट ऑफ ए की वैल्यू करेंगे तो हम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।